Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the most requested chapter which is sound. और ये हर साल होता है, हर साल बच्चे कहते हैं साउंड चैप्टर क्योंकि वो बड़ा मुश्किल सा लगता है बट बहुत आसान है। इस सेशन के बाद ये जितने भी 1-1.5 घंटे का हमारा सेशन होगा उसके बाद आप कहोगे अरे यार इतना सिंपल चैप्टर था। आप थोड़ी सी ना स्टार्ट करने से पहले कहानी बता देती हूँ। तो काफी कमेंट्स आ रहे थे साउंड चैप्टर। सो आई थॉट कि यार बच्चों के ना, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमने कहा चलो यार पहले के हमारे पास जो वन शॉट बनाए थे हमने, तो उसको कंपाइल करके जो जो टॉपिक्स हैं बच्चों के वो डाल देते हैं वीडियो बच्चे, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन बच्चे कह रहे हैं ऐसे कैसे मामा पुरानी वीडियो दे दोगे, हमें चाहिए नई वीडियो। तो फिर तत्काल प्रभाव से ये नई वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों तक न्यू वीडियो पहुंच सके। ठीक है, सो अब इस क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर के बाद स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो मैंने अब हटा दी है जो कंपाइल करके डाली थी। तो अब ये साउंड चैप्टर की हमारी नई वीडियो स्टार्ट हो रही है स्पेशल आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो भाई सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। व्हाट इज साउंड? अब ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है यार, साउंड क्या होता है सबको पता है। मैं अभी बोल रही हूँ, आप तक आवाज आ रही है, साउंड है। कोई भी इधर उधर से हमें आवाज आती है, दैट इज साउंड ओनली, है ना। लेकिन उसको जब हम साइंस की टर्म्स में मतलब डिफाइन करेंगे तो कैसे करते हैं? द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। जो हमारे कानों में सेंसेशन पहुंचती है उसको साउंड बोलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज हम सुनते हैं ईयर्स की हेल्प से ही सुनते हैं ना। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर। सो साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। ठीक है, ये चीज ठीक हो, क्लियर है, समझ में आ गई। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? हम बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मैं इस पे टैप कर रही हूँ, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्लैप करूंगी आवाज आएगी। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? टेक्निकली अगर इसकी बिल्कुल टेक्निकलिटी पे जाओ तो साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज वाइब्रेट करती है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स और साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। या तो हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, जैसे अगर मैं इसको भी ऐसे, अभी तो खैर ब्रेसलेट की आवाज आ रही होगी बट इसको भी अगर हम बहुत जोर से ऐसे करेंगे ना, आपको एक साउंड सुनाई देगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो साउंड क्रिएट करता है। हम जो बोलते हैं हमारे थ्रॉट में ये वोकल कॉर्ड्स का कुछ ऐसा लेना देना है, हम डेप्थ में कुछ जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो था अच्छा खासा ह्यूमन स्ट्रक्चर, वो भी ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर था हमारा, वो भी हटा दिया सिलेबस से। तो आपके बहुत रैशनलाइज हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। हम स्टिक करेंगे अपनी एनसीईआरटी पे ताकि आपको ये नहीं लगे हाई चैप्टर बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमारे अब गले से आवाज निकलती है, मतलब अंदर कोई चीज वाइब्रेट हो रही है जो ये साउंड निकाल पा रहे हैं हम। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स, जैसे कि हैंड, विंड। जैसे अभी मैंने बताया क्लैप कर रही हूँ, अब मेरी हैंड की हेल्प से साउंड क्रिएट हो रही है। यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, इधर ये क्लैप का वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए साउंड क्रिएट हो रही है। ठीक है, नाउ एग्जांपल, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर। मैंने बताया था हमारे गले में भैया जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट बुक में दे रखा है, या ये आपने देख रखा होगा जब भी आप लोग स्कूल में वहां जाते हो, जो आपके लैब्स वगैरह होंगे वहां पे ये चीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। अरे भाई कहाँ गया ये? ना थोड़ा सा इंटरफेस भी नया है, नए चैप्टर के साथ इंटरफेस भी नया है थोड़ा सा। तो ये है हमारा ट्यूनिंग फॉर्क। अब एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया उन्होंने, ये ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क लगा और यहाँ पे एक बॉल का ऐसे सेटअप किया, टेनिस बॉल लगा दी। अब इसको दूर लेके गए और छोड़ा, क्या होगा, ये इसको हिट करेगा। और जब इसको हिट करेगा तो ये चीज क्या करेगी बच्चे हमारी, ये हमारी चीज वाइब्रेट करेगी और साउंड क्रिएट करते। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आप कहीं भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकता है? साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड, द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सितार हम देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इतना प्यारा, इतनी आवाज आती है, इतनी प्यारी आवाज आती है। क्या होता है वहां पे, जो सितार की स्ट्रिंग्स है वो जब वाइब्रेट करती है तो साउंड निकलता है। सिमिलरली अगर हम फ्लूइड की बात करें तो जब हम फ्लूइड बजाते हैं, एयर को पास करते हैं एंड देन जो वाइब्रेशन होती है एयर की उसकी वजह से फ्लूइड बचता है। देन वाइब्रेटिंग तबला, ड्रम वगैरह में जो उसका मेम्ब्रेन है जब आप उस पर हिट करते हो वाइब्रेट करता है और साउंड कॉज करता है। सिमिलरली द वाइब्रेटिंग प्लेट्स, जो बाइसाइकिल बेल होती है उसमें प्लेट्स वाइब्रेट करती है। फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है ना लास्ट तक ही, फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स है बाय स्क्रैचिंग और स्क्रैपिंग इन द ऑब्जेक्ट। आपने देखा किसी चीज को अगर आप जोर से स्क्रैच करोगे तो आवाज आएगी। तो जहां पे भी वाइब्रेशन होगा वहां पे ये आवाज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? साउंड ट्रेवल कैसे करते। ठीक है, अब मैंने बोल दिया
कि मेरे वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, आवाज मैंने निकाल दी, साउंड प्रोड्यूस तो हो गई, पर प्रोपोगेट कैसे होगी, मतलब ट्रेवल कैसे करेगी ये साउंड आप तक। जैसे अभी मैं बोल रही तो माइक तक आवाज आ रही है, अगर मेरे सामने कोई खड़ा है और मैं बोल रही हूँ उसको मेरी आवाज आएगी, तो ये साउंड जो है मेरे मुंह से निकली वाइब्रेशन के थ्रू, अब ये सामने वाले तक कैसे पहुंची, ट्रेवल कैसे किया, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब हम समझेंगे साउंड ट्रेवल कैसे करते। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज समझने वाली ये है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। इसका क्या मतलब है, और मीडियम क्या होता है, मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो गैस मीडियम हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, तो साउंड को ये मीडियम चाहिए। तो इसका मतलब साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड हमारी वैक्यूम जगह पे, अगर ऐसी कोई जगह है जहां पे बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करती। मतलब अगर हम स्पेस वगैरह में चले जाएं, वहां पे किसी को कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे आसपास कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जिसकी हेल्प से साउंड ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, और वो मीडियम क्या हो सकता है, द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसमें भी होता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, भी आएगा ये टॉपिक भी आगे, सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस उसमें, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में सबसे कम। ठीक है, अभी समझ लो गैस में सबसे कम, लेकिन हम जो आसपास बातें करते हैं सो भैया सारा ये एयर ही है जो हमारी जो साउंड है उसको सामने तक लेके जाती है। ठीक है, सो नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन द एयर पार्टिकल अराउंड इट आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टेबल पोजीशन। अब इसको ना थोड़ा सा पहले समझते हैं। देखो मैंने यहां से कुछ बोला, अब देखो मेरे आगे कोई खड़ा हुआ है, ऐसे कर लेते। ठीक है, मेरे आगे यहाँ पे कोई खड़ा है, अब मेरे बोलने में और सामने वाले के बीच में क्या है, एयर है सिर्फ। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने कुछ बोला तो मेरे आगे जो यहाँ पे पार्टिकल थे एयर के, उनको ऐसे जाके हिट हुआ, वो वाइब्रेट करने लगे, उन्होंने आगे वाले पार्टिकल को हिट किया, उसने आगे वाले पार्टिकल को हिट किया। अब ये करता क्या है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखो, अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एयर पार्टिकल है मेरे मुंह के आगे, जैसे ही मैंने बोला इस तक पहुंचा, ऐसा नहीं है ऐसे जा जाके सामने तक जाएगा। ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने कहा ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये ट्रेवल नहीं करेगा, ये एयर पार्टिकल उधर नहीं जा रहा, ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट क्या करेगा, जैसे अब यहाँ पे एक और पार्टिकल है, रुको मैं कोई और चीज लेके आती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रॉ ही पड़ा है। सो ये एयर पार्टिकल एक और हो गया, दिख रहा है ना, यहाँ से एक एयर पार्टिकल ये, ऐसे समझ लेते, एक एयर पार्टिकल ये है, एक एयर पार्टिकल ये है। अब ये वाइब्रेट करेगा, इसने जाके इसको धक्का दिया, वापस आ गया, धक्का दिया, वापस आ गया, अब इसको धक्का लगा, इसने आगे वाले को धक्का दिया वापस, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, देखो अब यहाँ पे ना इसको देखो, इस पार्टिकल की अगर हम बात करें, इस पार्टिकल ने क्या किया, इसको धक्का लगा, हिला और वापस आ गया। देखो ब्लू मार्क से पता चलेगा कि वो आगे गया और वापस आ गया, आगे वाले पे धक्का लगा, वो आगे गया वापस आ गया। तो क्या किया इन्होंने, अपनी आगे वाले को धक्का दिया, वो आगे आके वापस, ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं, ये आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन ये धक्का जो जाता हुआ यहाँ तक जा, दिख रहा है ना, इसमें पूरा देख रहे हैं। तो कैसे साउंड ट्रेवल हो रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जब हम स्पीकर्स वगैरह लेते हैं उसमें ऐसा करके दिखाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से साउंड निकला, इस पार्टिकल ने आगे धक्का दिया और ऐसे धक्का देते 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 साउंड को ट्रेवल करवाया। ठीक है, समझ में आया, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आगे अभी और डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन द एयर पार्टिकल अराउंड इट आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर स्टेबल पोजीशन। तो हमने देखा जैसे ही वो वाइब्रेटिंग वहां पे गया तो वो एयर पार्टिकल भी वाइब्रेट हुआ और अपनी स्टेबल पोजीशन से आगे होके वापस आ जाता है। सो दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल exert a force on nearby air particle, so they also displace from their rest position and start to vibrate. This process is continued in the medium till sound reaches the ear. So अब ये धक्का मुक्की ये जो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, जब तक मान लो यहाँ पे है जो पर्सन जिसके कान लगे हुए हैं, जब तक ये यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर लेती, ये ऐसे ही एयर पार्टिकल्स जो है हमारे वाइब्रेट करके हमारी बात सामने वाले तक पहुंच जाएंगे, और इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। क्लियर, समझ में आया। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। When a body vibrates, then it compresses the air surrounding it and forms an area of high density called compression. अब जरा जो मैंने बात बोली है ना, इस फिगर के से ये पूरी दिख रही है ना यहाँ पे, हाँ इस फिगर के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो स्पीकर में से आवाज निकली बेटा, ठीक है, जब ये स्पीकर में से हमारी आवाज निकल रही है, अब इसके पास के ये पार्टिकल्स थे,
ठीक है, इस पार्टिकल ने क्या किया, धक्का देके वापस आ रहा है। सो ऐसे धक्का देके ये सारे वाइब्रेट 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 हो रहे हैं। अब यहाँ पे जगह जगह पे देखोगे, अब ये धक्का जो है यहाँ तक पहुंच गया। इधर आप देखो, क्योंकि ये ऐसे कर, अब ये इधर गया और यहाँ से इधर आया, आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो कैसे एकदम इसको हम मतलब कॉमन लैंग्वेज कैसे बिच्चा बिच्चा सा एरिया हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, क्योंकि क्या धक्का मुक्की हो रही है, ये पुश करके वापस आया, हो सकता है वो इससे मारो तो ये टक्कर हो गई, इनकी कंप्रेशन क्रिएट हुआ, जब फैल गए तो जो अभी आएंगे इस पे रेयर फ्रैक्शन होता है। बट अभी जहां जहां पे ये आपको इकट्ठे होके दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हुई, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स देन इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग इट एंड फॉर्म द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है, कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वेव इन विच, अब ये वेव क्या होता है अभी आएंगे इस पे भी हम, in which particles of the medium are closer to one another forming high pressure। अब यहाँ पे क्या है, जो एयर पार्टिकल्स है एक दूसरे के पास पास है, ये हमारा कंप्रेशन का एरिया, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स पास पास है। ठीक है, इसी तरीके से दिस कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये कंप्रेशन आप देखो यहाँ चला गया, अब इससे और आगे 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 ऐसे जाता रहेगा। नाउ सेकेंड चीज क्या है, व्हेन वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स बैक इन एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल है, ये अभी उधर धक्का मार के वापस आया, तो ये लो डेंसिटी वाले एरिया में आ गया। सो वो जो एरिया हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जहां पे पार्टिकल्स इकट्ठे हैं दैट इज कंप्रेशन, एंड जहां पे खुले हैं दैट इज रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो रखे, और इधर लो प्रेशर रीजन होगा क्योंकि भैया सबके पास स्पेस है, सांस ले पा रहे हैं बेचारे पार्टिकल्स। ठीक है ना, आगे देखो, रेयर फ्रैक्शन इज द एरिया ऑफ वेव इन, अभी जब वेव पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर फॉर्मिंग अ लो प्रेशर और लो डेंसिटी। वो बेसिकली क्या है, अभी जब हम साउंड वेव पढ़ेंगे ना, इस तरीके से वेव आती है तो वो ऐसे ही होती है। जब कंप्रेशन होता है ये हमारी हाई वेव आई, फिर डिप्रेशन यहाँ पे नीचे चला गया रेयर फ्रैक्शन में, फिर यहाँ कंप्रेशन आया हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो इस तरीके से वेव का बताया, भी हम आ रहे हैं साउंड वेव भी डिस्कस करने। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज फॉर्म इन एयर रिजल्टिंग इन अ साउंड वेव। अब जो हम बार बार देखते हैं, आपने देखा भी होगा, जब भी साउंड वेव की बात होती है तो हम हमेशा साउंड वेव को इस तरीके से बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, कभी आप एडिटिंग कर रहे हो, उसमें जब आप ऑडियोज देखोगे बड़ी पास पास होती है, लेकिन ऐसे 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 ऊपर नीचे होती है ना। सो वहां भी ये बनती कैसी है साउंड वेव, जहां पे तो ये देखो कंप्रेशन है, ये गई ऊपर के हाई जो है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर है, फिर यार एयर फ्रैक्शन आ गया, चलो आराम से, फिर से हाई प्रेशर आ गया, लो प्रेशर, फिर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर आगे जाके कान तक पहुंची है वो। ठीक है, तो वहां से ये जो कंप्रेशन और हमारा रेयर फ्रैक्शन है, वहीं से ही हमारी ये साउंड वेव बन के आती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब वाइब्रेशन होती है, अगर ये चीज है, ये ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, और मैंने यहाँ पे रखी है एक नोटबुक, और ये ऐसे 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 वाइब्रेट करो, इस पेज को लेते जाओ तो ये ऐसे ऐसे करके यूं 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 करके लाइन बना देगा। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ वाइब्रेट ही कर रहा है अपनी जगह पे, लेकिन जब वो पेज आप लेके गए तो ये बेचारा है करके इसने एक वेव क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी होती है साउंड वेव। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, क्या दो तरह की वेव्स होती है? यस, अलग अलग कौन सी होती है? एक हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक हमारी होती है बेटा, हाँ, सो एक हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ पे ना एक तो फ्लो देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से गया, ये पहुंच गया यहाँ तक। ठीक है, इसमें यहाँ पे फ्लो देखते हैं, ये गया 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 पहुंच गया यहाँ तक। तो मतलब दोनों ही केसेस में इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक पहुंचा, इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इस स्प्रिंग को नोटिस करें तो देखना ये क्या हुआ, नीचे ऊपर हुआ, ये यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, इस तरीके से। तो जो हमारी ट्रांसफर वेव होते हैं ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से होती है। यहाँ पे ध्यान देना, जब ये आएगा शुरू होगा, ये क्या कर रही है,
ये ऐसे 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 करे, जैसे अगर हम सिंगल, जैसे इस वाले, सिर्फ इस वाले स्प्रिंग को अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, और वो उस आगे पीछे होने की वजह से ये पूरा वहां तक ट्रेवल कर पा रहा है, जो वेव वहां तक जा पा रही है। तो अगर मैं इन दोनों में से बात करूं, अभी हमने देखा साउंड कैसे कॉज होती है, वाइब्रेशन से। साउंड में आप ऐसे 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 कुछ नहीं है, वो तो वेव तो चलो उसकी है, वो तो हमने देख लिया कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन से, लेकिन जो हमारा वो जो हमारी चीज है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन इस तरीके से वो अपने, जैसे यहाँ पे उसकी पोजीशन है ऐसे 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 ऐसे, ना कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे नहीं होता। दैट इज वाई साउंड वेव जो है हमारी, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल। इस तरीके से हमारी साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है बेटा। सो वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट back and forth in the same direction in which the wave is moving is called the longitudinal wave। अब इस तरह यहां से यहां तक जानी है, और वाइब्रेशन कहां पे हो रहा है, ऐसे टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वेव की डायरेक्शन यही है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखें अगर हम, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। सो यहाँ पे देखो, ये हमारा अभी हम देख के आए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक वेव ट्रेवल कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है, इधर, और पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, टाडा 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 टाडा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये हमारा इससे पैरेलल जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं डायरेक्शन ऑफ जो वेव है उसके पैरेलल है बेटा। आगे देखो, व्हेन वन एंड ऑफ द स्लिंकी इज मूव्ड अप एंड डाउन रैपिडली whose other end is fixed, it produce transfer। जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग जैसा था ना, अभी मान लो ये था हमारे पास एक कोना, मैंने उस स्प्रिंग का बांध लिया, मैं अभी लेके आती हूँ स्प्रिंग, दिखाती हूँ आपको। तो इसको ना जरा इसकी हेल्प से समझते हैं, ठीक है। ये मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं तो मैं इसको फिक्स करवा देती। मान लो मैंने ये एंड फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लो, अगर ये एंड फिक्स है तो एक वेव करने का ऑप्शन क्या है, भाई इतनी भी तेज नहीं होना तेरे को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अगर ये अप डाउन मूव करे तब भी वेव जाएगा, और एक है यहां से फिक्स किया, यहां से मैंने पुश किया तब भी ये इधर को जाएगा। लेकिन एक में क्या हो रहा है कि इसका अगर सिंगल पार्टिकल देखोगे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और जब मैं ऐसे इसको ऐसे फ्लो दूंगी तो ये अप डाउन क्रिएट करेगा। सो इस स्प्रिंग में अगर हमने ऐसे करके दिया तो वो अप डाउन में वेव जाएगी, और अगर इसी में हमने सिर्फ पुश किया है, अगर हम इसको सिर्फ पुश कर रहे हैं तो ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। जैसे ही मैं पुश कर रही हूँ तो वो जा रहा है, लेकिन वाइब्रेट करके जा रहा है, और यही अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये अप डाउन करके ट्रेवल करेगा। सो ये डिफरेंस है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव में। और इसको समझने के लिए और अच्छा तरीका बता दिया, अगर वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह वाइब्रेट हो रहा है तो ये पैरेलल, और जब हमारा दूसरा ट्रांसवर्स का केस होता है उसमें क्या होता है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है, और जो पार्टिकल है वो ऐसे अप डाउन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट बोल रखा है यहाँ पे, पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस वेव प्रोसेसेस अलोंग द स्लिंकी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाइल टर्न्स ऑफ स्लिंकी, या पार्टिकल्स कह सकते हैं, वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे ये अप एंड डाउन ट्रेवल करते हैं, एंड जब हमारा ये वाला लॉन्गिट्यूडनल वाला केस है इसमें पैरेलल होता है, क्योंकि वो टू एंड फोर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब देखते हैं, हमारे पास है लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव बट दे डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब देखो यहाँ पे जब हम लाइट वेव की बात करते हैं तो जो लाइट की वेव्स होती है, अब देखो जैसे पहले हमने बोला कि जो हमारी साउंड वेव है या साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, जब वैक्यूम होगी कोई जगह वहां से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, अगर कोई वैक्यूम जगह भी है वहां से भी लाइट ट्रेवल कर लेगी। जैसे हमने कहा स्पेस में हमारी आवाज नहीं आएगी, लेकिन स्पेस से लाइट, जैसे सनलाइट है, वो तो जब ऊपर से जब नीचे आती है तो वहां ऊपर तो कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां से कैसे ट्रेवल कर पा रही है, क्योंकि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारी लाइट होती है उसकी जो वेव होती है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, जो इस तरीके से अप एंड डाउन जिसमें पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी और चीज देख लो, साउंड ट्रेवल्स इन वेव फॉर्म नोन एज मैकेनिकल वेव। जो हमारी साउंड वेव होती है वो मैकेनिकल वेव में आती है। मैकेनिकल वेव का क्या मतलब है, मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम
चाहिए होता है। सो मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो हमारी साउंड वेव कैसी होगी? क्वेश्चन आ जाता है व्हाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज दे नीड अ क्या? मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। अब ये जो साउंड वेव है ना, दिख रही है ना इमेज यहाँ पे, हाँ, तो ये जो हमारी प्यारी सी साउंड वेव है ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। जैसे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब चीजें इसके साथ आती हैं। वो क्या क्या होता है एक एक करके पढ़ेंगे, बट उससे पहले व्हेन वेव ट्रेवल इन एयर द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर चेंजेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो हम देख के आए हैं कि भैया जब भी साउंड ट्रेवल करेगी तो जो उस एयर पार्टिकल्स, हमने देखा था ना, कभी वो कंप्रेशन हो जाता है, कभी वहां पे रेयर फ्रैक्शन का रीजन आता है, तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, नाउ कंप्रेशन इज ऑलवेज शोन बाय क्रिस्ट। मतलब जैसे हमने देखा था ना वेव में, ये जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चे हमारा, यहाँ पे ये कंप्रेशन का पार्ट होता है, तो इसका ये जो टॉप है इसको हम बोलते हैं क्रिस्ट। ठीक है, सिमिलरली व्हाइल रेयर फ्रैक्शन इज शोन बाय ट्रफ। मतलब ये जो नीचे का, जिसको हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, ये जो नीचे का पार्ट जाता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो वहां से ये हो गया हमारा क्रिस्ट, ये हो गया टफ। यहां से अब इसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, बन गया साउंड वेव हमारा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखते हैं, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेव लेंथ। सो नाम में ही छुपा हुआ लेंथ बताना। सो वेव लेंथ कैसे देखेंगे हम? यहाँ पे पिक्चर में आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ से लेके, मतलब एक क्रिस्ट से लेके दूसरे क्रिस्ट तक के बीच का जो स्पेस है वो हो गई वेव की लेंथ। ठीक है, so in sound wave the combined length of a compression and an adjacent rarefaction is called its वेवलेंथ। के मतलब यहाँ का कंप्रेशन जहाँ पे है और वहाँ का जो रेयर फ्रैक्शन है उसके पूरा जो डिस्टेंस है बीच का, वो हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक कंप्रेशन ये है, एक कंप्रेशन ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली एक यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन ये है, एक रेयर फ्रैक्शन ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही बात है। ठीक है, चाहे आप यहाँ से वेवलेंथ देखो चाहे यहाँ से देखो, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। सो यहाँ पे आप देखोगे जब भी हम वेव के भी एक दो न्यूमेरिकल्स है, कभी कभी आ जाते हैं, जरूरी नहीं आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा, और इस तरीके का इसका साइन होता है। और इसकी ऐसा ही जब भी हम वेवलेंथ की बात करेंगे मीटर्स में होता है, लेंथ है ना चीज की तो मीटर्स में होगी। ठीक है, याद क्या रखना है, ये हमें लैम्डा याद रखना, थोड़ा ऐसे स्टाइलिश बना लेना। सो दिस इज लैम्डा और ऐसा यूनिट इसकी होती है मीटर्स। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब जो साउंड वेव होती हैं, या तो कुछ वेव आपको ऐसे दिखेंगी, ये आराम आराम से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कुछ वेव दिखेंगी इतने ही टाइम पीरियड में ढम 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 ढम। सो हम क्या देख रहे हैं, ये दूर दूर था, ये पास पास हो गया, यही हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट वेव। अच्छा ये ध्यान रखना, एक वेव यहां से शुरू होकर यहां तक आई, ये हमारी एक कंप्लीट वेव हो गई। ठीक है, सो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड हमारी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे मान लो ये 1 सेकेंड का टाइम था, तो यहाँ पे 1 2 ऐसे आप आई, यहाँ पे 1 सेकेंड के टाइम पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली ज्यादा है क्योंकि 1 सेकेंड में वाइब्रेशन ज्यादा है। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूसेस द वेव। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कह लो या हम कह ले जो वाइब्रेटिंग बॉडी है हमारी, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है बच्चे, अब एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है हर्ट्ज। आपने देखा होगा जो हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो हमारे स्पीकर्स वगैरह होते हैं, या जब हम ऑडिबल रेंज की बात करते हैं तो हम हमेशा हर्ट्ज में बात करते हैं क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज होती है। एंड इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है वी। ये थोड़ा स्टाइलिश सा वी होता है, समझ जाना। ठीक है, चलो आगे देखो। सो नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले भाई 1 हर्ट्ज, तो हमारा आगे क्यों चला गया भाई ये। सो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। सो 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन, वो हमारी 1 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, नाउ बिगर यूनिट, अगर इसी की बिगर यूनिट है किलो हर्ट्ज कर दो। ठीक है, सो वहां से लेकिन याद रखना है कि 1000 हर्ट्ज मिलके 1 किलो हर्ट्ज बनाएंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना क्योंकि जब हम थोड़े से न्यूमेरिकल इसका करेंगे ना तो ये कन्वर्जन वाले के टाइम पे काम आएगा आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये हमने जैसे वहां बताया था, यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे इतने टाइम पीरियड में देखो
इतने टाइम पीरियड में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वो देख लो और इधर देख लो ये कितना ज्यादा है। या बेसिकली इसको आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे फटाफट 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 आ रहा है और यहाँ पे स्लोली 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 आ रहा है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल, जो टाइम है वही टाइम पीरियड होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड हो गया। जैसे अभी लास्ट उसमें हम देख रहे थे ना कि यहाँ पे इसको एक पूरा वेव कंप्लीट होने में इतना टाइम पीरियड लगा, यहाँ पे ये वेव कंप्लीट होने में इतना टाइम पीरियड लग रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम पीरियड क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है तो वो गैप हमारा बढ़ गया। इधर टाइम पीरियड कम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, अभी आगे एक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच के भी रिलेशन आएगा, वो भी समझ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पर टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे मैंने वहां पे बताया, एक ये पूरा ये कंप्लीट करने में यहाँ पे जितना आपको टाइम लग रहा है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट टाइम पीरियड की सेकेंड होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। ये तो सिंपल ही है। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब ये चीज कैसे आई? यहाँ पे देखो, इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है हमारे पास, जब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी थी, जब फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई थी तो टाइम पीरियड आप देख सकते हो कम है। यहीं पे ही जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो थी, फ्रीक्वेंसी देखो अब इसमें लो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड ज्यादा है। और ये बेसिक सी चीज भी है, जिस चीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, जैसे कोई भी चीज है वो बार 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 हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा उसका। यही अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वो ऐसे 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 जा रहा है, तो भैया वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो यहां से हम याद रखेंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना टाइम कम, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना टाइम ज्यादा। इसीलिए हमने बोला, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हमने काम इससे डिनोट कर सकते हैं, वो जो है रेसिप्रोकल होगा टाइम का, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना टाइम पीरियड कम, जितना फ्रीक्वेंसी कम उतना टाइम पीरियड ज्यादा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एक फॉर्मूला जो हम आगे जाके याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब अगर हम इस चीज को वेव में समझे, सो जितनी हाइट है, या जैसे यहाँ पे आगे हमारी इस पे लाइन डाल देते हैं, ये जितनी हाइट बन रही है वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। मतलब उतना ज्यादा डिस्प्लेस हुए हमारे पार्टिकल्स, इसलिए उसकी हाइट इतनी बड़ी आ गई। ठीक है, तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझोगे बच्चे, एम्पलीट्यूड हो गया हमारी हाइट जो है वेव की। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए एंड इसकी एसआई यूनिट भी मीटर्स होती है। ठीक है, नाउ साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पिच एंड लाउडनेस। अब ये दो चीजें हैं जिसमें बंदा बहुत कंफ्यूज होता है कि भैया किसी, अगर जैसे हम कहें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये देखो ये है वेव, तो यहाँ देखेंगे हाँ इसका मतलब पिच हाई है। ठीक है, कुछ लोग इसको देख के कहेंगे मतलब आवाज बहुत लाउड है, बट लाउडनेस एंड पिच ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? देखो, जो हमारी पिच होती है ना बच्चे, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे। मतलब साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर एक साउंड है जो ऐसे 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 चल रही है, तो मतलब इसकी पिच जो है वो ज्यादा होगी, इसकी पिच ज्यादा होगी। और एक साउंड है जो आराम से ऐसे, जैसे यूजुअली आप देखोगे ऐसे बोलते हैं ना कि मेन है जो, अगर लड़कियों की बात करें बहुत जल्दी बोलती है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो उनकी जो पिच है वो हाई होती है कंपेयर टू मेन, या जिनकी थोड़ी वो भारी आवाज होती है उनकी पिच बहुत कम होती है। समझ लो, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो पिच हमारी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कितनी लेंथ इसकी बड़ी है, कितनी लेंथ छोटी है। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने टाइम पीरियड में ये देखो कितना आराम से अभी तक यहीं तक ही गया, तो ये लोअर पिच होगी। अब इसी टाइम पीरियड में टै 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 करके ये हाई पिच हो गई। ठीक है,
अब देखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज इट्स पिच एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच। जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी पिच लो, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी हाई पिच। तो मतलब एम्पलीट्यूड का पिच के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कब आता है? जब हम लाउडनेस की बात करते हैं। सो दैट मीन्स द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। मतलब अगर आपका ये जो लेंथ है, ये छोटा है मतलब कम, लेकिन यही लेंथ अगर बड़ा है, इसको ऐसे समझो, जितना ये ऐसे ज्यादा, मतलब ये ऐसे करके, उतना ज्यादा ये लाउड है। सिमिलरली जितना ये कम है उतना ये क्वाइट है, या मतलब कम लाउड है, ठीक है। आप दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हो? जैसे एक हमारे पास ये मैंने लिया एंड एक है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया, एक हमने लिया ये, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे अगर हम, तो क्या दोनों में एक तो हाइट का डिफरेंस है, मतलब एम्पलीट्यूड का फर्क है। यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब ये आवाज लाउड हो गई, यहां पे एम्पलीट्यूड कम है मतलब ये आवाज हमारी क्वाइट उसमें चलेगी। और यहीं पे अगर मैं पिच की बात करूं तो देखो, यहां पे समझ लो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी हुई, तो मतलब ये लाउड भी है और इसकी पिच भी ज्यादा है, ये क्वाइट है और इसकी पिच कम है। इसी का ही रिवर्स देखो, जैसे ये है और यहां पे हमने किया, रुक जाओ, अब हम इसको ऑपोजिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? हाइट ज्यादा है, अब इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा मतलब लाउड आवाज है, आवाज लाउड है। लेकिन यहाँ पे ये देखोगे टाइम पीरियड में सिर्फ दो ही है, फ्रीक्वेंसी कम मतलब पिच कम है, पिच हमारी कम है लेकिन लाउड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। लाउडनेस और क्वाइटनेस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जो हमारा है पिच हाई है कि लो है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। समझ में आया? अब जरा मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, क्योंकि बेचारी सारी जगह तो इसी ने ले ली। फिर हम पढ़ लेते हैं एक बार और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो, सो हमारे पास ये आ गया, loudness depends on the amplitude of the sound wave। उसके बाद है loudness is the measure of sound energy reaching the air per second। so loudness आगे कि हमारी कानों तक कितनी ज्यादा, कितनी जल्दी पहुंच रही है आवाज, वो हो गया। and greater the amplitude of sound wave, greater is the energy, louder is the sound and short is the amplitude, less है जिस सेम जो मैंने चीज बनाई, जितना वो शॉर्ट उतना क्वाइट, जितना वो एम्पलीट्यूड ज्यादा उतनी वो आवाज लाउड हो गई। loudness is measured in decibels। तो ये dB आपने देखा होगा जगह जगह पे। भाई साहब, ओ भाई साहब, इरेजर छोड़ दो। तो डीबी होता है साउंड का जो हमारा लाउडनेस है वो बताता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी और टिम्बर। ये क्या होता है? नाम से पता चल रहा है क्वालिटी। जैसे जब हम कोई, मान लो अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो जो बहुत पुरानी डली हुई है, ठीक है, एक तो वीडियो क्वालिटी होता है कि हम देख के कह रहे हैं पिक्सलेट कर रही है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। एक हमारी होती है साउंड की क्वालिटी की, यार ये मैंने वो जो ये सिंगर ने लेटेस्ट सुना है ना, कितनी सही साउंड आवाज में, जो पुराना वाला उसकी शायद साउंड इतनी अच्छी नहीं है, तो वो हमारी क्वालिटी ऑफ साउंड हो गया, ठीक है। नाउ द टिम्बर ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। अब जो वेव है, एक जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें तो यहाँ पे इसकी वेव्स देखो कैसी सिमिलर सी, पूरी एग्जैक्ट ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे इसका जो शेप है वो परफेक्ट शेप दिख रहा है हमारा, वो एक ट्यूनिंग फॉर्क निकालता है। यही अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूट क्या करता है, यहाँ से इसकी शेप देखो, डी आवाज निकलेगी, फिर ये क्या डी, फिर क्या डी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो वेव है उसका जो शेप है वो डिफर कर रहा है। इसी तरीके से एक वॉइस है, उसका देखो साउंड का वेव कैसे हो, साउंड वेव की शेप है वो कैसी है, कोई एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैसी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साउंड वेव की शेप भी अलग अलग है और यही शेप डिटरमाइन करती है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, या हम उसको और अच्छे वर्ड में टिम्बर बोल सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। अब ये क्या होगा, जैसे अब कोई मान लो कभी कभी होता है ना, दो बहनों की आवाज बड़ी सेम सेम सी लगती है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी पिच और वो जितना तेज बोल रहे हो, जितना कम धीरे बोल रहे हो, दोनों बराबर बोल रहे हो, लेकिन फिर भी कभी अब जब सामने होते तो हम डिफरेंशिएट कर पाते कि ये बड़ी बहन की आवाज है, ये छोटी बहन की आवाज है। तो वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली उनकी जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो शेप का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ टिम्बर इज, ठीक है। कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो अलग अलग आवाजें। नाउ साउंड ऑफ सिंगल
frequency is called tune while a mixture of different frequency is called notes। ये तो अब ऐसा लग रहा है म्यूजिक क्लास में आ गए हम कि जब वो सेम फ्रीक्वेंसी पे रहते तो हम बोलते हैं ये ट्यून है, और जब वो अलग अलग ऊपर जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो कौन सा आता है, इंडियन आइडल आता है कि आपकी आवाज नोट्स पे नहीं बैठ रही थी, मतलब ऐसे सब ये म्यूजिकल उसके टर्म्स में चला गया, ठीक है। एंड उसके अलावा एक नॉइज होता है, वो क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड। जैसे अब ये भी ना, ये भी बड़ा वो है, जैसे मान लो आप साथ वाले रूम में जोर जोर से गाने बजाने लग जाए, उनके लिए शायद वो नॉइज नहीं होगा, लेकिन मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मुझे वो आवाज नहीं सुननी, मेरे लिए वो शोर है, ठीक है। अब कुछ तो है जैसे ट्रैफिक का शोर, ऐसा नहीं किसी को बड़ा प्लीजेंट लग रहा है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है। तो कुछ साउंड्स हमारी होती है जो अनप्लीजेंट होती है ईयर्स के लिए, दैट इज नॉइज, ठीक है। सो नॉइज इज अनप्लीजेंट टू ईयर व्हाइल म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हियर एंड इज ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे अब समझते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 सेकेंड में, वो उसकी वेलोसिटी को बताएगा। नाउ इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की वैसे भी मीटर पर सेकेंड होती है, और फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। याद करो, कहीं देखा हुआ है, ये कह रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहाँ देखा देखा लग रहा है, सिंपल यार। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या हो गई कि स्पीड में वो ट्रेवल करिए, वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा स्पीड ही होता है, बस ये होता है वेलोसिटी में डायरेक्शन वगैरह आ जाती है। सो वेलोसिटी हो गई किस स्पीड में वो ट्रेवल कर रही है उसकी बात हो रही है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कभी कभी हम क्या समझ लेते हैं कि यार ये नहीं समझ आया, वेलोसिटी और वेवलेंथ सेम क्यों नहीं है। बच्चे वेवलेंथ है उनके बीच का डिस्टेंस, वेलोसिटी है कितनी स्पीड में वो कवर हुआ, ठीक है। सो इसीलिए जब हम यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी वेवलेंथ आएगी, वो जो हमने लैम्डा पढ़ा था वो, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी हमारा इक्वल हो गया लैम्डा अपॉन में टाइम टेकन, या आप बोल सकते हो वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। सो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड टाइम, वन टाइम पीरियड, 2 बार लिख दिया, 1 टाइम पीरियड लिख दिया हमने इसको। सो वेलोसिटी हमारा, अच्छा यहाँ से एक और चीज निकाल के देखते हैं। अभी हमने बोला कि जो वेलोसिटी है इक्वल है हमारा वेवलेंथ अपॉन में टाइम, ठीक है। अब यहां से दिमाग लगाया गया कि ये देखा देखा लग रहा है, टाइम और वेवलेंथ का तो और भी कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ है, अपॉन में टाइम है, तो 1/t लिख सकती हूँ मैं। अब ये 1/t क्या था हमारा, 1/t हमने कुछ पढ़ा था, क्या होता है 1/t हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। याद करो, हमने एक देखा था ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना टाइम पीरियड कम, जितना टाइम पीरियड ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी कम, देखा था ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/t की जगह क्या मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो गया वेवलेंथ इनटू में 1/t की जगह मैंने लिख दिया, क्या लिख रही हूं मैं, 1/t को क्या बोल रही हूं मैं, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो भी आप ये वेलोसिटी निकाल सकते। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास आया था कि वेलोसिटी हमारी इक्वल होगी वेवलेंथ अपॉन टाइम, और एक निकल के आ गया कि वेलोसिटी हमारी इक्वल है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, जो इसी की हेल्प से निकल के आए। ठीक है, क्लियर है बच्चे। यहाँ पे ये जो v है, कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी दोबारा क्यों लिख दिया, ये v है फ्रीक्वेंसी का। हमने वहां पे देखा था ना कि फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ वेलोसिटी पूरा लिख दिया था। अच्छा, ये v नहीं होता, ये कुछ ऐसा सा साइन होता है, ठीक है, बट हम बोलने में इसको v ही बोलेंगे, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। एक छोटा सा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल ही है आपके एनसीईआरटी का, तो एक न्यूमेरिकल कह सकते हो। बहुत कम चांसेस होते हैं साउंड के न्यूमेरिकल आए, बट क्या दिक्कत है भाई, करके जाओ तुम, है ना। तो देखो, so question says a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर। पहली बात तो सबकी एसआई यूनिट हिली हुई है, यहाँ पे ये हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर वाला मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर वाला मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, करते हुए चले। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, कितनी है 2 किलो हर्ट्ज, और अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2000 हर्ट्ज हो जाएगा, कि हमने देखा था ना भाई 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, तो 2 किलो हर्ट्ज 2000 हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज मिल गई हमें, फ्रीक्वेंसी मिल गया। उसके बाद वेवलेंथ कितना दे रखा है
वेवलेंथ है हमारा 35 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.35, ये हो गया हमारा 0.35 मीटर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें बेटा, डिस्टेंस दे रखा है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1.5 किलोमीटर है, इसको भी मीटर में अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में 1000 मीटर के लिए, और 0.5 है तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है ना, पॉइंट में चला गया एक जीरो। सो ये सारी चीजें निकाल ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो मतलब हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। अब डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम निकालना है हमें, वेलोसिटी आ गई तो निकल जाएगा, और वेलोसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे रखा है। सो सिंपल लिखेंगे, हमारा वेलोसिटी जो है, अभी फॉर्मूला देख के आए क्या होता है, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी दे रखी है, अभी कन्वर्ट करिए हमने, 0.35 इनटू में ये दे रखा है 2000। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अगर डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इधर के 2 जीरो हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया 35 इंटू 2 करेंगे 70, और साथ में 0, तो ये आ गया 700। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास, और वो लिख लेना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हमें टाइम निकालना है, तो बच्चे देखो क्या फॉर्मूला था, हमने देखा था वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। तो अगर टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगी, ये देखो याद करो, ये ऐसे था ना, हमारा ऊपर डिस्टेंस होता है, इधर स्पीड और टाइम बैठे हुए होते हैं। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बोले तो वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 1500 अपॉन में वेलोसिटी अभी हमने निकाली है 700, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा 7 2 जा 14, पॉइंट लगाएंगे वहाँ पे तो 0.1 समथिंग आ जाएगा, तो 2.1 सेकेंड इतना टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलें आगे। तो चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, पहली बात तो उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और दूसरी चीज वो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड है तो उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की। करके देख लेना, एक वुडन टेबल पे सिर रखो, टक 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 बजाना, कितनी जोर से कान में आवाज में। स्कूल में करते थे यार ये चीज, आप पता नहीं करते हो कि नहीं, हम तो करते थे अपने स्कूल में। तो साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। अभी इमेजिन कर लो, जैसे ये एयर है, ये गैस ही है, इसमें साउंड अच्छी खासी आती है, तो इससे ज्यादा पानी में, इससे ज्यादा सॉलिड में। ठीक है, सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। सो साउंड ऑफ साउंड, वाओ, साउंड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। सो ये साउंड ऑफ नहीं, साउंड डिपेंड्स, हट जा बेटा, साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। ठीक है, चलो भाई, इट इज स्लोएस्ट इन गैस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड। और देखो एक चीज और है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। सो जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी, तो हम ये इस तरीके से समझते हैं, गर्मियों में जब हम बात करेंगे तो ज्यादा तेज जाएगी, जल्दी स्पीड ऑफ साउंड होगा। लेकिन वही ठंड जब होती है, टेम्परेचर जहां ज्यादा होता है, वहां पे साउंड का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो भैया एयर थोड़ा थोड़ा लिक्विड उसमें जा रहा है, तो वहां पे भी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन बहुत साउंड करो, स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये भी थोड़ा लाइट जैसा है। सो लाइट में हमने पढ़ा था कि जैसे हमने एक लाइट यहां से भेजी तो वो क्या होगा, इधर टक्कर खा के इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारी इंसिडेंट रे होती है, लाइट के टाइम पे बात कर रही हूँ, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, और ये इनके बीच का जो होता है वो नॉर्मल होता है। अब वो कहते हैं जितने एंगल से लाइट जाती है उतने एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होती है, और यही सारी एज इट इज चीज साउंड के साथ भी है। जैसे यहां से आपने साउंड को किसी, जैसे मान लो यहाँ ट्यूब लगा दी और यहां से साउंड को भेजा, तो जितना एंगल यहाँ, ये जो नॉर्मल इसका होगा, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतने ही एंगल पे आपको आवाज आएगी। ये जो ट्यूब है इसको जब हम ऊपर नीचे कर लेंगे तो साउंड नहीं आएगी। ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, तभी साउंड ऐसे जाके ट्रेवल करेगी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं।
Like light, sound also bounce back when it falls on a hard surface. It is called reflection of sound. तो वही चीज बोले, जैसे लाइट जब एक सरफेस पे पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन आता है, इसी तरीके से साउंड जब हिट होती है उसका भी रिफ्लेक्शन आता है. नाउ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड. जो मैंने भी आपको बताया, जो हमारे लॉ ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं, वही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे भी आते हैं. जैसे कि पहला है द इंसिडेंट साउंड वे, द रिफ्लेक्टेड साउंड वे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. सो ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. इनको ऊपर नीचे अगर आप करोगे, मतलब नहीं होता ऐसे. वो साउंड ट्रेवल तभी करेगा जब वो एक प्लेन पे लाई करे. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. जैसे ये जिस एंगल से यहाँ पे ये साउंड गया है, उतने ही एंगल पे वो बाहर भी आएगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे. आगे है हमारे पास एको. अब एको क्या होता है, ये वर्ड ना हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेकिन गलत यूज करते हैं. जैसे मान लो आप एक नए नए घर में गए, ठीक है, वहां भी कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां जाके जब हम अपना आवाज देते तो हमें क्या लगता है, आवाज गूंज रही है. हम बोलते हैं ना यार यहाँ भी ना आवाज गूंज रही है, यहाँ पर्दे वर्दे लगाने पड़ेंगे. ठीक है, या वॉशरूम में बैठे हो, किसी का कॉल आ जाए तो साउंड में फर्क आए, तब भी हम बोलते हैं कि यार यहाँ ना बहुत एको हो रहा है. ठीक है, या ऐसी जगह कोई भी मतलब खाली जगह है, वहां पे हम बोलते हैं हमारी आवाज गूंज रही है, और उस गूंजने को हम सिंपल वर्ड में एको बोल देते हैं, जबकि ये गलत है. ये जो होता है एको, जो होता है वो अलग चीज है. एको अब कहाँ पे होता है एक्चुअल में, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में ऐसा होता है कि जाते हैं वो पहाड़ के आगे खड़े हो जाते हैं और वहां पे फिर बोलते हैं जो भी मतलब आई लव यू और ऐसे करके नाम लेते हैं. तो क्या होता है, वो एग्जैक्ट चीज सेम वापिस आती है. जैसे अगर मैं एको प्रोड्यूस करना है, मैं वहां पे पहाड़ पे जाके अपना नाम लूं, मानसी, ऐसे जोर से चीखूं, तो मेरे पे आवाज पड़ेगी मानसी 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 मानसी. तो ये क्या है, दिस इज एको, जिसमें आपका पूरा जो वर्ड है वो आपको दोबारा सुनाई दे रहा है, दैट इज एको. और ये जो दूसरा होता है जिसमें आवाज गूंजती है, वहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप खाली कमरे में गए, आपने बोला हेलो और वहां से दीवारों से आवाज आ रही है हेलो 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 हेलो, ऐसा नहीं होता. रिवर्बेशन होता है जिसमें अगर आपने हेलो बोला तो वो जो लास्ट का हेलो ओ जो है वो स्ट्रेच होता है, मतलब वर्ड की जो टेल है वो खिंचती जाती है, पूरा वर्ड दोबारा सुनाई नहीं देता. सो echo is the repetition of sound caused by reflection of sound wave is called an echo. We can hear echo when there is a time gap of 0.1 second. echo हमेशा 0.1 second का gap लेती है in original sound and echo. मतलब जो मैंने बोला, अब 0.1 बहुत कम होता है, 0.1 second बाद वो आवाज मेरे पास दोबारा आएगी. And echo is produced when sound reflected from a hard surface, that is brick wall, mountain etc. as soft surface tend to. अच्छा अब ये बात बताओ मेरे को, जो एको है वो पहाड़ों में ही क्यों आ रही है, कमरे में अगर मैं दीवार के आगे ऐसे बोल रही हूँ तो क्यों नहीं मेरे पास दोबारा एको आ रही? क्योंकि जब हम एक रूम में होते हैं, वहाँ कर्टेन्स है या जो वॉल भी जिन चीज़ों की बनी है वो हमारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए आप देखोगे जब एक रिवर्बेशन की अगर हम आगे बात करेंगे, जब एक खाली रूम होता है वहाँ आवाज़ गूंजती है, लेकिन वहाँ जब फर्नीचर डल जाता है, कर्टेन्स वगैरह लग जाते हैं तो आवाज़ नहीं गूंजती, क्योंकि सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हैं साउंड को. ठीक है, तो एको समझ में आ गया कैसे याद करना है, फुल वर्ड रिपीट होता है इसमें. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. अरे क्वेश्चन आ गया वैसे रिवर्बेशन के, पहले रिवर्बेशन करते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ठीक है, सो रिवर्बेशन क्या होता है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बेशन. जैसे अगर एक सिनेमा हॉल है, अब यूजली सिनेमा हॉल में आप जाओगे तो सारी जो सीट्स है वो आपके कंफर्ट के हिसाब से नहीं कि नहीं जी प्लास्टिक तो नहीं लगाएंगे, हम गद्दों की सोफों की सीट्स लगाएंगे. क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर वो साउंड नहीं होगा तो जो ये मूवी इतनी तेज आवाज में चलाएंगे ना, वहां पे वो आवाज खिंचती जाएगी. इसलिए इतने जो आप देखोगे साइड पे सारी फोमिंग वगैरह कर रखी होती है, ताकि सारी जो रिवर्बेशन है उसको कैंसिल कर सके, उस साउंड को वो एब्जॉर्ब कर सके. अगर कोई खाली जो रूम, जो हमारे को वॉशरूम में आवाज आती है, जो हमें खाली कमरों में आवाज आती है, दैट इज नॉट एको, दैट इज रिवर्बेशन. की जो हम बोल रहे हैं वो वर्ड खिंचता हुआ जा रहा है. ठीक है, सो इफ रिवर्बेशन इज टू लॉन्ग, साउंड बिकम ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स. और ऐसा भी होता है जब ऐसे एक खाली कमरे में 4-5 जने बोलने लगे तो जो वापिस आ रहे हैं वो ऐसा होता है कि यार अभी जब ज्यादा जने बोलते हैं तभी फील होता है कि भैया यहाँ तो कितनी आवाज गूंज रही है, फिर वही वर्ड आ जाता है कि गूंज रही है आवाज, वो रिवर्बेशन कॉज होता है. ठीक है, आगे देखो बच्चे, मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बेशन इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम. बड़े बड़े
बड़े ऑडिटोरियम और हॉल्स वगैरह में कैसे वो इस रिवर्बरेशन को, जैसे मैंने बताया सिनेमा हॉल्स में वो जो गद्दे लग जाते हैं या कर्टेन्स वगैरह हम लगाते हैं या कारपेट बिछा देते हैं, ये सब क्या करता है, रिवर्बरेशन को रिड्यूस करता है. सो पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस्ड फाइबर, कहाँ गया, बोर्ड आर पुट ऑन वॉल्स एंड सीलिंग टू एब्जॉर्ब साउंड. हेवी कर्टेन्स आर पुट ऑन द डोर्स एंड विंडोज एंड कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर. सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड. जो भी मैंने चीजें बताई है वो ऐसे लिखी हुई है, बस जो जो मैंने बोला है सब लिखा हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम. मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको. अब एक जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जैसे ऐसा नहीं कि पहाड़ के बिल्कुल यहाँ चलेगा और बोला और आपको आवाज सुनाई देगी, नहीं, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसपे आपको रहना पड़ेगा तब आपको एको सुनाई देता है. वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? सो अब यहाँ पे हमें पता है स्पीड होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम, उधर ही निकल गए तो. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है. स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने दे दिया कि 344 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड ऑफ साउंड है. एंड टाइम हमने अभी देखा 0.1 सेकेंड. जब भी एको का बोले ना, हो सकता है टाइम ना दे तो आपको पता है कि भैया मिनिमम 0.1 सेकेंड टाइम लगता है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास स्पीड है कितनी, 344 इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम दे रखा है 0.1, तो इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे. सो डिस्टेंस हमारा आ गया 34.4. ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया कितना, 34.4 मीटर्स. अब आप कहोगे क्या मैम डिस्टेंस यही होता है, 34.4 मीटर होता है? नहीं, डिस्टेंस इससे भी कम चलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस आया ना, अब ये यहाँ पे गई साउंड और वापस आई, तो इसने ये पूरा डिस्टेंस आपको बताया है जो साउंड ने ट्रेवल किया है. जबकि अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक हार्ड सरफेस इधर है, ये तो बता रहे हैं कि यहाँ गई और वापस आई और यहाँ पे फिर आपको सुनाई दे रही है, लेकिन हमें तो देखना है इस बंदे और इसका कितना डिस्टेंस है. तो क्या है, जितना डिस्टेंस निकला उसका हाफ कर दो. सो यहाँ पे हमारे पास आया 34.4 अपॉन में 2 कर दो, ये आ जाएगा 17.2. मतलब बेयर मिनिमम ऑफ 17 मीटर, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन यू एंड द हार्ड सरफेस, तब आपको एको सुनाई देगा. ठीक है, समझ में आ गया. चलो इसी के साथ एक न्यूमेरिकल और खींच लेते हैं फटाफट से. अ पर्सन, अगेन ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चे. A person clapped his hand near a cliff and heard an echo after 2 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is sound v is taken as this? तो speed of sound दे दिया आपको, टाइम कितना लगा वो दे दिया, आपको डिस्टेंस निकालना है. चलो भाई अभी देख के आए हैं हम. डिस्टेंस हमने कैसे निकाला था, स्पीड इनटू टाइम होता है. चलो देखो भाई स्पीड कितनी दे रखी है, 346 इंटू में 2, ये हमारा टाइम हो गया. मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 692 आ गया. फिर से वही गलती करोगे कि बोलोगे इतना डिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या बता रहे हैं, गई साउंड वापस आई, गई साउंड वापस आई, ये पूरा डिस्टेंस बता रहे हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द क्लिफ विल बी हाफ ऑफ दिस. तो 692 का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा समवॉट 3 एंड 4 और 6, 346 मीटर. ये डिस्टेंस है. क्यों आधा किया बच्चे? क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ से आवाज गई और यहाँ से आवाज वापस आई, तो ये पूरा डिस्टेंस बता रहा है. हमें सिर्फ बताना है यहाँ जो बंदा खड़ा है और यहाँ जो क्लिफ है उसके बीच का डिस्टेंस, इसलिए हमने उसको हाफ कर दिया. ठीक है, क्लियर. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अब ये जो साउंड हमारी रिफ्लेक्ट करती है इसका कुछ एप्लीकेशन भी होगा, इसका कुछ यूज भी निकाला होगा. क्या यूज है वो? जैसे जो हमारे मेगाफोन और लाउड स्पीकर है या बल्ब हॉर्न है एंड ट्रम्पलेट, शहनाई एटसेट्रा, ये सब जो है दे आर डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड. जैसे जब हम इससे बोलते हैं, यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के कुछ बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि बड़े ग्राउंड पे कि आप यहाँ पे कुछ बोलोगे आवाज सारी फैल जाएगी. अगर आप नॉर्मल माइक पकड़ा होगा तो क्या होगा, वो आवाज सारी फैलेगी. लेकिन जब आप ऐसा मेगाफोन पकड़ते हो या जो लाउड स्पीकर होता है उसमें जब आप बोलते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे ये दिख रही है ना इमेज आपको, यहाँ से कुछ बोला, अब साउंड क्या करेगी, इधर हिट इधर हिट, यहाँ पे एक दूसरे पे हिट करती हुई रिफ्लेक्शन कॉज कर रही है. अब जब ये बाहर जाएगी, ये क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शेप इसकी ऐसी दे दी, आगे से ये बना दिया ना, तो ये साउंड इधर उधर नहीं निकल पाएगी कि सारी फैले, ये इसी डायरेक्शन में साउंड जाएगी. तो इसकी शेप इस तरीके से बनाई जाती है कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को अच्छे से यूज करके एक पर्टिकुलर
डायरेक्शन में साउंड भेज सके। ठीक है बच्चे। सो सिमिलरली ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स हैव फ्यूनल ट्यूब विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव रिपीटली टुवर्ड्स ऑडियंस। इन दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव एड्स अप टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड। इसलिए यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस है बढ़ जाती है और मेन है डायरेक्शन उसकी सेम रहती है। अगर वो फैल जाएगी तो सारी आवाज इतनी ज्यादा तेज सुनाई नहीं देगी क्योंकि वो सारे इन्वायरमेंट में फैल गई आवाज। ठीक है। सो यहाँ हो गया एप्लीकेशन। दूसरा हम देख सकते हैं स्टेथोस्कोप में। डॉक्टर का जो ये स्टेथोस्कोप होता है इसमें क्या होता है, डॉक्टर ने ये चीज लगाई है हमारे यहाँ पे हमारी हार्ट बीट सुनने के लिए, पल्स वगैरह देखने के लिए। सो इसके बीच में से साउंड डू 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 कहीं नहीं फैल रही, सिर्फ कहाँ जा रही है, सीधा डॉक्टर के कानों में। इसलिए स्टेथोस्कोप जब हम लगाते हैं धक 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 वैसे नहीं सुनाई दे रही, लेकिन जब साउंड को फैलने नहीं दे रहा, उसमें ट्रैप करके आगे जाके सुन रहे हो, तो यहाँ पे भी अगेन इसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ गई टक्कर 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 रिफ्लेक्शन कर करके वो कानों तक पहुंच गई। ठीक है। सो इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। The sound of the heartbeat reaches the doctor's ear by the multiple reflection of the sound wave in the rubber tube of stethoscope. ठीक है, समझ गए जो मैंने बोला। लास्ट है the ceiling of concert hall are made curved so that the sound after reflection from ceiling reaches all parts of the audience. So जो ऑडिटोरियम होते हैं ना उसका जो टॉप होता है वो ऐसे कर्व्ड होता है ताकि यहाँ से साउंड गई रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस पे, यहाँ पे गई रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस पे, फिर गई सारी ये साउंड रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस तक जा रही है, इसलिए इसको कर्व ऐसे कर रखा है ताकि ये जो एंगल्स है वो सारे हमारी साउंड ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है। तो ये सब है जहां पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज किया है। आगे अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। सो अगर वैसे हम सोचे तो हमें लगता है जरी से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जरी सी आवाज ना मेरे को तो सुनाई दे जाती, इतनी सी भी कोई हलचल करे ना मेरे को सुनाई दे जाती है। अगली बार कोई बोले तो विश्वास मत करना, दादी माँ जैसे का बोल दे कि बेटा मेरे को तो जरी सी आवाज करते हो ना सुनाई दे जाती है, तो बता देना उनको कि देखो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज नहीं सुन सकता। ठीक है। आर्ग्यूमेंट मत करने लग जाना, दादी कहेंगे हाँ बताऊं तेरे को मैं ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई हूँ। सो मतलब 20 हर्ट्ज से कम की और कोई ऐसी आवाज जो 20 बार वाइब्रेट हो रही है उससे कम हो रही है तुम्हें सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है। और 20,000 से ज्यादा वाइब्रेट हो रही है तो भी तुम्हें सुनाई नहीं देगी। तो ह्यूमन रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ये जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, मतलब मेरी बेटी 3 साल की है तो उसको सुनाई देती है वो आवाज़ है जो मुझे सुनाई नहीं देती, तो वो जो है वो 25 किलो हर्ट्ज अप टू 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकते हैं। ऑल्सो 20 हर्ट्ज से भी कम की आवाज़ें, और डॉग्स के साथ भी ये चीज़ें हैं। ठीक है। सो 5 साल से छोटे, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं सो उनका रेंज भी नॉर्मल ह्यूमन ईयर तक आ जाता है। ठीक है बच्चे। नाउ द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। सो जो ऐसी साउंड्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड्स होती है उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। बट अगर हम सुन ही नहीं सकते तो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हम अकेले नहीं है ना इस पूरी धरती पे, और भी लोग हैं जैसे कि राइनासोरस हैं वो ये आवाजें सुन सकते हैं, एलिफेंट सुन सकते हैं, वेल सुन सकती हैं। अर्थक्वेक की जो साउंड होती है वो हम बोलते हैं ना कि जानवरों को पता चल जाता है जब अर्थक्वेक आने पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि भाई वो 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें सुन सकते हैं। उनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है, वो आवाजें सुन सकते हैं वो जो हम नहीं सुन सकते। ठीक है। सो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज, मतलब राइनोसोरस की अगर हम बात करें तो वो जो है वो आपस में इस साउंड में, वही समझ लो कि अगर तुम्हारे आसपास राइनासोर है और वो 2 राइनासोर आपस में बातें कर रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देगा वो क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की वो साउंड मतलब जो होती है इंफ्रासोनिक साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये सब पढ़ लिया हमने, आगे चलते हैं। आगे है द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज या आप बोल दो 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। जो अभी 2000 हर्ट्ज से ज्यादा की हो गई वो अल्ट्रासोनिक, जैसे होते हैं ना प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो ये भैया बढ़ता जा रहा है तो वो अल्ट्रा हो गया। एंड इंफ्रा जो कम हो गया, 20 हर्ट्ज से भी कम इंफ्रा, और 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा हमारा अल्ट्रा हो गया। ठीक है ना। अभी इसमें भी अभी डॉग्स देखो कब लोगे वहां भी, अरे डॉल्फिन भी, डॉग्स डॉल्फिन बेचारी ये 20 हर्ट्ज से कम की भी सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज की ज्यादा भी सुन सकते हैं। ठीक है। तो डॉग, डॉल्फिन, बैट्स, रैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट्स एंड रैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक, वो बोल भी सकते हैं अल्ट्रासोनिक में। ठीक है। मतलब उनका जो वो क्या बोलते हैं
जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, हमें वो सुनाई नहीं देती, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ये जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, इट इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक इन इंडस्ट्री विदाउट डैमेजिंग देम। अब इसमें क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है उनके पास, ठीक है, अब इसके बीच में अगर कोई डैमेज है, मान लो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई छोटा सा डैमेज होगा, अब हम तो देख नहीं सकते, ब्लॉक के अंदर था, जब तक तोड़ोगे नहीं पता नहीं चलेगा, तो हम इस अल्ट्रासाउंड सोनिक अपनी जो वेव्स है उनको यूज करते हैं, यहाँ से भेजी 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 और इधर डिटेक्टर्स लगा दिया। अब यहाँ से साउंड ट्रेवल करके आ गई इधर, आ गई इधर, यहाँ वाली साउंड नहीं आई, यहाँ पे उसने कर दिया बीप 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 बीप, नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे अंदर कोई लफड़ा है, इसलिए वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाई। तो एक यूज ये हो गया। इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पाइरल ट्यूब्स और ऑड शेप मशीन्स। कुछ ऐसे ये स्पाइरल वाली चीज है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे पूरी भरी पड़ी है और यहाँ पे कहीं कोने में कुछ पहुंच फंस गया, तो उसमें भी हम ये वाली साउंड का यूज करके उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है जी। आगे इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूट्रस, हार्ट। आपने देखा होगा जब हमारे पेट में कुछ दिक्कत होती है, खासकर जब किडनी स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं, जाओ बेटा अल्ट्रासाउंड करके आओ। अल्ट्रासाउंड यही होता है वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास एकोकार्डियोग्राफी, ये जो होता है, जो हम हार्ट की ईसीजी कराते हैं, वो भी यही है बच्चे, ठीक है, उसमें भी यही यूज होता है। दीज वेव्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेज आर फॉर्म। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी, जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, हार्ट की हमारी ईसीजी होती है। देन अल्ट्रासोनोग्राफी वही है, जैसे जब एक बेबी पैदा होने वाला है तब भी मदर की सोनोग्राफी होती है ना, तो वही होता है कि बेबी अंदर क्या कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिट एंड फाइन है बेबी, तो वो भी हमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता चलता है। सो द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग echoes of ultrasound wave is called ultrasonography, and ultrasound is used to split tiny stone in kidney into fine grains। और कभी कभी अगर किडनी में जो स्टोन्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो हम इसी अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू का पेज आ गया है, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। शराफत से सब नीचे थैंक यू बोल देना कि मैम आपने पूरा चैप्टर दोबारा से करा दिया। थैंक यू की जरूरत नहीं है यार, तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पेपर दो। आई रियली होप कि अगर मेरा ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई, कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा और डाउट नहीं होगा, और आपको ये भी लगा कि मैम हमारी बात सुन रही है, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय फॉर नाउ।